चलो बेटा लेट अस स्टार्ट। हमने कल स्टार्ट किया था लेकिन थोड़ा कर लेते हैं उसको दोबारा से। इट इज नेक्स्ट टॉपिक इज गैमेटोजेनेसिस। जल्दी से इसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें। देखो गैमेटोजेनेसिस क्या है, नाम से ही पता लग रहा है गैमीट की फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अब इसमें गैमीट्स कौन से हैं? गैमीट्स स्पर्म्स भी है और ओवा भी। दूसरी चीज, अब ये बनते किससे हैं? दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। अब इन दोनों में फर्क क्या है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स मींस ये एम्ब्रियोनिक सेल है। अब ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, यानी ये अभी इमैच्योर है और जब चाहिए इनकी सिंथेसिस करवा दी जाती है और ये सारे के सारे डिप्लॉइड। और यहां ये जो गैमीट्स बनते हैं ये हैप्लॉइड बनते हैं, ये सारे हैप्लॉइड बनते हैं। समझ आ गई? अब देखो यहां क्या है, हमने कल भी डेफिनेशन को पढ़ने की कोशिश की थी और हमने कहा था कि जब एक गैमीट जो है इन डिप्लॉयड जर्मिनल सेल से बनता है, ये जर्म सेल से बनता है, और बनता कहाँ है? देखिए ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ होता है? इट इज फॉर्म्ड इन द गोनेड्स। इट इज फॉर्म्ड इन द गोनेड्स। ये कहाँ होता है? गोनेड्स में होता है। क्लियर मेरी बात? तो अब देखो अब क्या है, अब यहाँ गैमेटोजेनेसिस जो है ये कुछ समय भी लेता है, लेकिन गैमेटोजेनेसिस जो है वो दो तरह की है। एक जहां स्पर्मेटोजोआ बनते हैं जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और दूसरी तरह की है जिसे हम कहते हैं जहां एग बनता है या ऊटिड बनता है, इट इज oogenesis। ये भी हमने थोड़ा सा किया था। अब चलिए सबसे पहले अब हम स्टार्ट कर देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। देखो जब स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं तो यहां हम हल्की सी एक डेफिनेशन प्रॉपर लिख ही लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड। अब यहां देखिए कुछ वर्ड्स जो लिखने ही लिखते हैं, हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम डिप्लॉयड। क्लियर बेटा? क्लियर हो रहा है? डिप्लॉयड प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ठीक है? इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब देखिए ये प्रोसेस सारा हो कहां रहा है भाई? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस in males is known as spermatogenesis। क्लियर बेटा? अब जितना मर्जी आप इसको टेक्निकल बना लो, इस डेफिनेशन को आप और थोड़ा सा टेक्निकल अगर बनाना हो तो हम यहां देख सकते हैं इन द ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। नेचुरली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो जगह है, ल्यूमन जिसे कहा जाता है, वहां पर होता है। अब देखो इस प्रोसेस को एवरेज टाइम पीरियड कितना लगता है? 74 डेज। 74 डेज से लेकर लगभग हम ये मान के चलें कि 3 महीने तक। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा, कल भी मैंने कहा था 74 डेज। अब इन 74 दिनों में होता क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ होता क्या है? कैसे स्पर्म बनता है? ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या क्या होता है? तो चलिए अब हम ले लेते हैं द प्रोसेस। अब ये सारा प्रोसेस है क्या? अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इसको भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं कि स्पर्म बनने की जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो दो भागों में बांटा जाता है। It is the process is divisible into two parts। और वो क्या है? पहला फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, जहां आपको ये स्पर्मेटिड क्या है? इमेच्योर स्पर्म।
स्पर्मेटिड क्या है? इट्स एन इमेच्योर स्पर्म। और फिर बनता है सेकेंड प्रोसेस इज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस और क्या कहा था? स्पर्मियोपीलियोसिस। जहां पर आप स्पर्मेटिड से मैच्योर स्पर्म बनाते हो, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मियोपीलियोसिस। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, डोंट मिस द लेक्चर, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसके बाद हम सबसे पहले ले लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। चलिए देखिए, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड क्या है कि आपने जो जर्म सेल लिया उससे आप एक इमेच्योर स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन करोगे, यानी एक इमेच्योर सेल बनाओगे, और उसी इमेच्योर सेल से सेकंड पार्ट में हम क्या बना लेते हैं? एक मैच्योर स्पर्मेटोजोआ बना लेते हैं। तो लेट अस टेक द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। अब देखिए, स्पर्मेटिड में क्या है? डेफिनेशन में लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं कि फॉर्मेशन, नोट डाउन, द फॉर्मेशन ऑफ इमेच्योर नॉन फंक्शनल spermatid from diploid germ cells in the lumen of the seminiferous tubules, of testes in males is known as formation of spermatid। ये पूरा प्रोसेस, ये पूरी कहानी है जो मैंने इस डेफिनेशन में ही कर दिया। मैंने ये कहा कि ये जो स्पर्मेटिड है जिसकी हम फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, ये क्या है? हैप्लॉइड। लेकिन हम किससे बना रहे हैं? आपको मैंने पहले ही कह दिया, हम बनाने जा रहे हैं फ्रॉम द डिप्लॉयड जर्म सेल्स। यानी हमने बनाना क्या है? हैप्लॉइड स्पर्मेटिड, जो कि नॉन फंक्शनल है, इमेच्योर है। बनाना किससे है? डिप्लॉयड जर्म सेल से बनाना है। चलो एरो हम इस तरह से दे देते हैं, वो भी ठीक रहेगा ताकि समझ आ जाए। अब ये कैसे होता है? Now there are 3 steps और 3 phases। वो 3 phases कौन से हैं? चलिए, अब यहाँ पर 3 phases आएंगे और वो हम डायग्रामेटिकली ही लेंगे, ज़्यादा इसके ऊपर पॉइंट्स लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। वो 3 phases क्या है बेटा? 3 phases हैं। नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज, देखो पहले फेज में क्या होता है? चलिए अब हम डायग्रामेटिकली पार्ट लेते हैं। देखो जो पहला फेज है, ये हमारे पास जर्म सेल, और इसके बीच में क्या है? देयर इज द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, और ये क्या है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल। और ये जर्म सेल क्या है? डिप्लॉइड, यानी इसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अब यहां मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है? रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस। अब पहले तो नंबर बढ़ाना है, क्योंकि जो ह्यूमन है वो एक समय पर 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है। 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स, तो इसका मतलब डिवीजन कितनी चाहिए? इन ह्यूज नंबर्स। इन ह्यूज नंबर, इन इनॉर्मस कंडीशन, ये इस तरह से कुछ हम शो करते हैं, डिवीजन होती है। Division of these primordial germ cells into certain structures। अब ये देखिए यहां पे क्या हो रहा है? ये माइटोसिस है, माइटोसिस डिवीजन हुई। अब ये जो स्ट्रक्चर डॉटर सेल्स बने, हम इन्हें क्या कहते हैं? These are known as spermatogonium।
हम इन्हें क्या कहेंगे बेटा? स्पर्मेटोगोनिया, या हम इन्हें कहते हैं स्पर्म मदर सेल्स। और ये सेल्स भी क्या होंगे? these cells are also, मैं यहीं पे कर देता हूं, these cells are also diploid, क्योंकि माइटोसिस में क्या होता है? द क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, वो तो डिप्लॉइड के डिप्लॉइड ही रहेंगे। रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होती है, अभी हो रही है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसी तरह से नंबर अपना देखो, नंबर क्या होगा बेटा? नंबर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अब होता क्या है, अब ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा मैं। ये भी क्या है? दीज आर द सेम सेल्स बेटा, यही है स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल्स। और ये क्या होंगे? ये भी बेटा डिप्लॉइड ही होंगे, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। क्लियर है? अब ये जो है, दिस फेज इज नोन एज, हम इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज। हम इसकी बात करेंगे कि इसको कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, कैसे होता है, वो बाद में देखेंगे कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। पहले हम पढ़ लेते हैं, उस चक्कर में ना पड़े, पहले प्रोसेस को समझ लेते हैं। अब देखो, यहां जब सेल्स का नंबर बढ़ जाता है, एनफ नंबर भी हो जाता है। अब ये नहीं है कि सारे सेल्स, यहां पर बेसिकली अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएं तो यहां दो तरह के सेल्स बन जाते हैं। वो दो तरह के जो सेल्स होते हैं, उनमें से एक जो टाइप है उसको हम कहते हैं टाइप ए सेल्स, और दूसरों को कहते हैं टाइप बी सेल्स। ये एक नाम दिया गया है, डार्क सेल्स, पेल येलो सेल्स, कई बुक्स में ऐसा लिखा है। तो मैं ऐसा कहता हूं, सिंपल रखते हैं कि यहां जो सेल्स जब मल्टीप्लाई हुए, बहुत सारे सेल्स बने, तो उनमें से कुछ सेल्स जो है, हम ना टाइप ए पे जाएंगे ना टाइप बी पे जाएंगे, हम सिंपल समझने की कोशिश करते हैं जैसे किसी लेमैन को समझा रहे हैं। अब यहां पर क्या है कि ये जो सेल्स जब बने, सभी के सभी तो आगे नहीं जाएंगे। कुछ सेल्स क्या रहते हैं? रिजर्व में रहते हैं। कुछ सेल्स यही रह जाते हैं। क्यों? ताकि वो मल्टीप्लाई कर सके आगे। कहीं नंबर कम हो गया तो अब सारे के सारे चले गए तो फिर क्या होगा? मल्टीप्लाई कौन करेगा? सारे के सारे नेक्स्ट फेज पे चले गए तो क्या होगा? फिर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? तो कुछ सेल्स क्या है? दे रिमेन बिहाइंड, दे रिमेन एज डिविजिबल, वो मल्टीप्लिकेशन फेज में रहते हैं। तो उनका काम क्या है? वो रिजर्व सेल्स है। दोज एक्ट एज रिजर्व सेल्स। कुछ सेल्स क्या रहते हैं? रिजर्व सेल्स रहते हैं। और कुछ सेल्स डिसाइड करते हैं लेट अस मूव, चलते हैं आगे। और जब वो आगे चलते हैं तो वो नेक्स्ट फेज पे आ जाते हैं। और वो नेक्स्ट फेज क्या है? ये देखिए यहां, ग्रोथ फेज। द नेक्स्ट फेज इज, देखिए इसीलिए इसका नाम क्या है? ग्रोथ फेज। और इस ग्रोथ फेज में कोई डिवीजन नहीं होगी। अब इस ग्रोथ फेज में कोई डिवीजन नहीं होगी, क्योंकि मान लेते हैं ये जो सेल्स है, ये सेल्स सारे कहां चले गए? ये सेल्स आ गए हमारे रिजर्व सेल्स, जो बाद में जब भी इनकी जरूरत पड़ेगी तो ये मल्टीप्लाई करेंगे। और ये सेल इसने डिसाइड किया नहीं यार आगे चलते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड। और जब ये गया, ये कहां चला गया? इट एंटर्स इनटू द, भाई वेयर, लेट अस राइट डाउन हियर ग्रोथ फेज। मैं ज्यादा पॉइंट्स नहीं लिख पा रहा हूं क्योंकि वी हैव टू कंप्लीट अप टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेन को खत्म करते हैं आज। अब ग्रोथ फेज में जब जाएगा तो ग्रोथ फेज में क्या होगा? सिंपल सी बात है, साइज बढ़ाएगा, वॉल्यूम बढ़ाएगा, अपने डीएनए का नंबर बढ़ाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, डुप्लीकेट करेगा डीएनए, कॉपीज बनाएगा। ऑर्गेनेलिज, जो इसके अंदर ऑर्गेनेलिज हैं, अब कौन सी ऑर्गेनेलिज है? यू नो द यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा? इट्स ए यूकैरियोटिक सेल, तो इसमें उसका नंबर बढ़ेगा। जब उनका नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा? बॉडी का साइज बढ़ेगा, साइटोप्लाज्म का नंबर इंक्रीज होगा, साइटोप्लाज्म का कंटेंट इंक्रीज होगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो ये सारी चीजों की वजह से क्या होगा? ये सेल यहां इतना था, इसका साइज देखो, मैं एक शो कर रहा हूं, साइज बड़ा हुआ बेटा, साइज बड़ा हुआ। तो यहां मैं कुछ पॉइंट्स चलो लिख देता हूं। यहां क्या हुआ? देखिए साइटोप्लाज्म कंटेंट इंक्रीज हुआ, ठीक है बेटा।
पहला पॉइंट तो ये आ गया, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, फिर उसकी वजह से वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। ऑर्गेनेली नंबर भी इंक्रीज हुआ, वो भी नंबर इंक्रीज हुआ, और इवन डीएनए डुप्लीकेशन भी हुई। क्योंकि डीएनए डुप्लीकेशन क्यों होती है? क्योंकि आगे मियोसिस हो रही है। तो ये काम हुआ यहां पे। चारों पॉइंट्स ठीक है बेटा? तो याद रखिए ये चीजों के भाई अपना मुंह जरूर खुला करो, हाँ ना कुछ बोलते रहा करो, ताकि मेरा इंटरेस्ट बना रहे। क्लियर है ना मेरी बात? नाउ इसके बाद अब आगे आ जाता है, ये तो ग्रोथ फेज हो गया, ग्रोथ फेज इतना ही। अब आगे क्या होगा? द नेक्स्ट फेज, द नेक्स्ट फेज इज मैच्योरेशन फेज। अब नेक्स्ट फेज क्या है? मैच्योरेशन फेज। अब यहां पर जो सबसे पहला आता है, वो सबसे पहला देखो क्या होगा, इट अंडरगोज कौन सी डिवीजन? मियोसिस 1। मियोसिस 1 होगी। अब ये वो समय है जब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, लेकिन डीएनए का नंबर अभी डबल ही रहेगा। हमने ये पढ़ा है 11th में। तो यहां क्या होगा, यहां 2 डॉटर सेल्स बने। हाँ, एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो स्ट्रक्चर है ये बड़ा हुआ। नाउ दिस स्ट्रक्चर जो इन स्पर्मेटोगोनिया से ग्रोथ फेज में बना, नाउ दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, हम इसे क्या कहेंगे? इट इज नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर? और ये सारा काम कहां होता है? वो जो आपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की सेक्शन बनाई थी हमने पहले टॉपिक में, सब उसके अंदर होता है, सब उसके अंदर होता है, उसके ल्यूमन में होता है। अब यहां पर क्या हुआ? ये देखो मियोसिस 1 है, तो अब क्या होगा? दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोसिस 1। मियोसिस 1 में क्या होगा? 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। ये तो हमें पता है, वहां भी ऐसा ही होता है, 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। नाउ दीज आर नाउ हैप्लॉइड सेल्स। यहां क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? हाफ। अगर यहां 46 थे, यहां कितने हो जाएंगे? 23। इट इज ऑल्सो डिप्लॉइड। रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर, क्योंकि ये भी डिप्लॉइड है, कोई चेंज आएगी? कुछ नहीं था, ये भी डिप्लॉइड रहेगा। ये रिजर्व सेल्स है, टाइप ए सेल्स। अब यहां क्या होगा? मियोसिस 1 हुई। नाउ दिस इज नोन एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किस में चेंज हो जाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एंड इट इज हैप्लॉइड इन नेचर। इट इज हैप्लॉइड इन नेचर। एक्चुअल द हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑकर्स हियर, लेकिन डीएनए कंटेंट इज स्टिल डबल। अब उसको सिंगल करना है। नाउ व्हाट हैपेंस इन द मैच्योरेशन फेज? सेकंड मियोसिस टेक्स प्लेस। अब यहां क्या होगा? सेकंड मियोसिस होगी, और जब सेकंड मियोसिस होगी, चलिए हम यहां लिख देते हैं सेकंड, ऐसे लिख देते हैं मियोसिस सेकंड, इसी के बीच में लिख देते हैं मियोसिस सेकंड। अब ये जो मियोसिस सेकंड हुई, यहां क्या होगा? अब इसके भी 2 सेल्स बनेंगे, ठीक है, इधर भी 2 सेल्स बनेंगे, यहां भी। हम जानते हैं कि मियोसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन, इट इज सिमिलर टू माइटोसिस। तो यहां क्या होगा? कोई क्रोमोसोम नंबर में चेंज आएगी? नहीं, ओनली द डीएनए बिकम सिंगल। डीएनए जो डबल था वो सिंगल हो जाएगा, तो हर एक के पास एक एक क्रोमेटिड चला जाएगा। तो यानी क्रोमोसोम नंबर यहां क्या रहा? हैप्लॉइड ही रहा। सबके पास हैप्लॉइड रहा बेटा, सबके पास हैप्लॉइड रहा। और नाउ दिस स्ट्रक्चर, ये जो यहां नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर बना मियोसिस 2 से, फ्रॉम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेट। अब ये सारा स्ट्रक्चर देखो, बड़ा ही डिटेल स्ट्रक्चर है।
देखो ये जो ग्रोथ फेज होता है ना, यहां से यहां तक पहुंचते इसको 14 दिन लग जाते हैं, 14 डेज, और उसके आगे इस जगह पहुंचते 10 दिन, फिर आगे इस तरह से टाइम पीरियड चलते जाता है। लेकिन ये सारा प्रोसेस जो आपने अभी भी आगे एक स्टेप आएगा, एक स्टेप कौन सा रह गया, द सेकंड स्टेप जो हमने कल करना है, स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये सारा प्रोसेस कहां हो रहा है, आपको याद होगा हमने एक डायग्राम बनाई थी जिसमें हमने इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनाया था और यहां पर हमने इस तरह से सेल्स बनाए थे, और फिर यहां ये कौन सा सेल है ये भी, दिस इज द सर्टोरी सेल्स, नर्व सेल्स जिन्हें बोलते हैं, और ये यहां ऐसे, ठीक है, ट्रायंगुलर सेल्स है। मैं जल्दी से इसको कंप्लीट करता हूं ताकि आपको एक चीज में बताना चाहता हूं कि ये क्या है। चलिए बाकी चलो, अब देखो जो भी प्रोसेस हो रहा है, अब ये देखो ये वो जर्म सेल्स है जो डिवाइड हुए, मल्टीप्लिकेशन फेज, समझ आ रही है मेरी बात। और हुआ क्या, आप देखो डिवीजन, ये मल्टीप्लिकेशन फेज चल रहा है, उसके बाद थोड़ा सा ग्रोथ फेज चला, बड़े सेल, फिर उसके बाद थोड़े छोटे 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 छोटे, और फाइनली स्पर्मेटेड बनने के बाद यहां स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। अब ये जो स्पर्मेटोजोआ बनते हैं ना, या स्पर्मेटेड, ये जो स्टेजेस है, ये सारा पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा पोर्शन जो स्टेजेस दिखाई दे रहा है, ये किस डायरेक्शन में चल रहा है, इट इज मूविंग फ्रॉम आउटर टू इनर डायरेक्शन, आउटर टू इनर डायरेक्शन में चल रहा है। तो ऑलवेज रिमेंबर द spermatogenesis is occur, or the spermatogenesis occurs in, मैं यहां एक पॉइंट लिख देता हूं, occurs in centripetal direction, centripetal direction, clear, from base to lumen, base of the cell से कहां की तरफ चल रहा है, ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी बाहर से अंदर की साइड चलता है। समझ आ रही है ये बात, दिस इज होल ल्यूमन है, लेकिन ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, दिस इज द बेसल पोर्शन, और बेसल से ये अंदर ल्यूमन की तरफ चलती है। तो जब कोई चीज अंदर की तरफ चलती है तो हम उसे क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल। तो इट ऑकर्स इन सेंट्रीपिटल डायरेक्शन, इट ऑकर्स इन सेंट्रीपिटल डायरेक्शन, और ये जो सारा प्रोसेस है ये सारा इसी के अंदर हो रहा है। अल्टीमेटली हमने अब ये लास्ट स्टेज क्या बनानी है, इसके बाद एक और जो फेज बनेगा वो ये बनेगा, दैट इज द स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हुआ सारा? यस सर। सो कल करेंगे हम नेक्स्ट, चलिए।